मेरी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे और मेरी जेठानी ने मुझे बांझ कहना शुरू कर दिया था। मेरी जेठानी कहती कि मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि तुम बांझ हो, तुम्हारे कभी बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तंग आकर एक दिन मैं डॉक्टर के पास गई और अपने सारे टेस्ट करवाए। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जो रिपोर्ट सामने आई, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे पेट में तो मेरी जेठानी का। मैं परेशान बैठी हुई थी और अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया था। मेरी जिंदगी में हर तरफ मायूसी फैली हुई थी। मैं रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आ गई थी। मैंने अपनी ननद को सहन में चलते फिरते देखा। उसे देखकर मुझे रात वाला हादसा याद आ गया, जिसे याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जैसे ही अपनी ननद की बेटी को प्यार करने लगी तो मेरी जेठानी बहुत ही जहरीले लफ्जों में बोली, अगर तुम बांझ ना होती तो आज तुम्हारे भी अपने बच्चे होते। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि आपको किसने कहा है कि मैं बांझ हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहने लगी, जिसके 2 साल तक कोई औलाद ना हो तो इसका यही मतलब होता है वो तो तुम्हारा शौहर अच्छा है और तुमसे मोहब्बत करता है, इसलिए उसने तुम्हें कभी भी नहीं कहा। लेकिन मैं जानती हूँ सब कुछ जो तुम हम सबसे छुपा रही हो। लेकिन ये ज्यादा वक्त तक नहीं चलेगा। तुम्हारे शौहर की माँ मैं ही हूँ। मैंने ही उसकी परवरिश की है। अगर यही सब चलता रहा तो मैं उसकी शादी किसी ऐसी लड़की से करवा दूंगी जो उसे बच्चा दे सकती हो। अपनी जेठानी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं भागती हुई अपने कमरे में चली आई। अब कुछ भी हो जाए, मैं साबित करना चाहती थी कि मैं बांझ नहीं हूँ। मैंने अपनी एक दोस्त को कॉल की, वो डॉक्टर थी। मैंने उससे कहा, क्या तुम कल फ्री हो? मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहने लगी, खैरियत तो है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैंने कहा कि हाँ खैरियत है, मुझे अपने कुछ टेस्ट करवाने हैं। मेरी बात सुनकर वो कुछ पल के लिए खामोश हो गई और फिर कहने लगी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो औरत मुझे ठीक नहीं लगती। मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार किया था। तुम अपने शोहर को कहकर अलग घर क्यों नहीं ले लेती हो? इन लड़ाई झगड़ों से जान छूट जाएगी। इसकी बातें सुनकर कुछ देर के लिए मैं खामोश हो गई। अब मैं उसे क्या बताती कि मैंने अपने शोहर से इस बारे में बात की थी, लेकिन उसने मुझे साफ मना कर दिया था। वो कहता था कि अपने लड़ाई झगड़े खुद ही खत्म करो, मुझे इन चीजों में मत घसीटो। बाहर के काम क्या कम होते हैं जो मैं तुम लोगों के इन झगड़ों में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दूं और अपना दिमाग खराब करके बैठ जाऊं। अब अपने शौहर को कुछ भी कहना मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि वो अपने भैया भाभी को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने अपनी दोस्त को सारी बातें बता दी। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई और कल ही मुझे अपने पास आने को कहा। अब हर हाल में मुझे अपने टेस्ट करवाने थे। थोड़ी ही देर बाद मेरा शौहर घर में दाखिल हुआ और सहन में खेलते हुए बच्चों को प्यार करने लगा। मैं एक बार फिर से मायूसी का शिकार हो गई थी। मैं कैसी औरत थी जो अपने शौहर के एक बच्चे की खुशी भी नहीं दे सकती थी। खुद ब खुद मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगी। न जाने मेरे मुस्तकबिल का क्या होगा। अगर मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली तो मैं क्या करूंगी? मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी। मैं उसे किसी भी सूरत नहीं बांट सकती थी, जबकि मेरी जेठानी बार बार मुझे इसी बात का एहसास दिला रही थी। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर कमरे में आया। रोने की वजह से मेरी आंखें लाल थी। मुझे देखकर वो परेशान हो गया और पूछने लगा, क्या हुआ है? इसके पूछने की देर थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी और जेठानी की बातों के बारे में बताया, कैसे वो मुझे हर किसी के सामने ताने देती है और जरा भी ख्याल नहीं करती। क्या यार, मैं घर में आराम करने के लिए आता हूँ और यहाँ आकर तुम लोगों के मसले शुरू हो जाते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे इन मसलों में मत घसीटा करो। अगर भाभी कुछ कहती भी है तो तुम इनकी बात मान लिया करो, क्योंकि वो तुमसे बड़ी है। अगर कोई गलत बात भी कहती है तो इस बात पर सब्र किया करो। मेरी माँ के बाद उन्होंने ही मेरी परवरिश की है। अगर मैं इनसे जाकर सवाल जवाब करूं तो इन्हें कितना दुख होगा। जिस बच्चे को उन्होंने अपने हाथों में खिलाया और बड़ा किया हो, आज वही बेटा इनसे सवाल जवाब करने चला जाए। अपने शौहर की बात सुनकर मैं खामोश हो गई और लेट गई। बाद में मुझसे काफी देर तक बातें करता रहा, लेकिन मैं उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। मैं उसे यही महसूस करवा रही थी कि मैं सो गई हूँ, हालांकि वो जानता था कि मैं जाग रही हूँ। सुबह जब मैं उठी, पहले ही वो दफ्तर जा चुका था। रात को मुझे इससे बात करनी थी कि मैं चेकअप करवाने जा रही हूँ, लेकिन मेरा शौहर पहले ही अपने ऑफिस चला गया था। अब मैं सोकर उठी तो मेरी जेठानी किचन में थी। मुझे देखते ही शुरू हो गई, खुल गई महारानी की आंख। अब ये तुम्हारा अपना घर नहीं है बल्कि ससुराल है, और ना ही यहाँ पर तुम्हारे नखरे उठाने के लिए तुम्हारी माँ मौजूद है। अपनी जेठानी की बातों से मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। 9 बजे चेकअप करवाने जाना था और 8 बजने को थे। मैंने जल्दी से तैयारी शुरू कर दी। मेरी जेठानी ने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रही हो। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरी इस हरकत पर वो और भी
ज्यादा आग बगूला हो गई। 9 से 10 मिनट पहले ही मैं अस्पताल पहुंच चुकी थी। वहां मेरी दोस्त पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी आंखों में आंसू देखकर वो कहने लगी, मैं तो समझ रही थी कि तुम अभी जिंदगी बिना बच्चे के गुजारना चाहती हो। आखिर मोहब्बत की शादी हुई थी। मोहब्बत, इस लफ्ज को मैंने बहुत ही जहरीले अंदाज में दोहराया। इसकी बात सुनकर मैं अपनी असलियत खो गई। मैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थी। मेरे पापा एक स्कूल में टीचर थे, जबकि मेरी मम्मी एक घरेलू औरत थी। पापा की कमाई से बस अच्छा गुजारा हो जाता था। मैंने भी अपनी मम्मी के साथ घर संभालना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन मैंने अपने पापा से अपनी ख्वाहिश जाहिर की, मुझे आगे पढ़ना है। मेरे पापा मेरी ख्वाहिश को मेरे मुंह से निकलने से पहले ही पूरा कर देते थे। इनके बस में होश या ना हो, उन्होंने मेरा दाखिला एक अच्छे कॉलेज में करवा दिया और यूं मैं कॉलेज जाने लगी। मैं अपने खानदान की पहली बेटी थी जो घर से बाहर निकली थी। मेरे खानदान वालों ने इस बात पर बहुत बातें बनाई और मेरे पापा को कहा कि लड़की हाथ से निकल जाएगी, बिगड़ जाएगी, लेकिन मेरे पापा को मुझ पर यकीन था। उन्होंने किसी की बात ना सुनी और मेरा दाखिला कॉलेज में करवा दिया। मेरी मंगनी मेरे पापा ने बचपन में ही अपने दोस्त के बेटे से तय कर दी थी, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं था। वो बहुत लोफर और आवारा था और उसकी शोहरत हर जगह मशहूर थी। मेरे कॉलेज में बहुत से दोस्त बन चुके थे। एक तो मैं बहुत खुश मिजाज थी और दूसरा मैं बहुत ही ज़हीन थी। कॉलेज में सब टीचर मेरी बहुत तारीफ करते थे और दूसरे बच्चों को मेरी मिसाल देते थे, लेकिन एक लड़की जो हमेशा मुझसे जलती थी, मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर मैंने इस लड़की का क्या बिगाड़ा है। मैंने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका रवैया बहुत ही खराब रहता था। फिर उसकी हरकतों से मुझे महसूस होने लगा कि वो मुझे पसंद नहीं करती। इसकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मेरी किसी ना किसी टीचर से बेइज्जती करवाती रहे, लेकिन मैं हमेशा बच जाती थी। अब मैं उससे दूर दूर रहने लगी थी। एक दिन मेरी एक दोस्त मेरे पास भागती हुई आई और मुझसे कहने लगी, मरियम ने तुम्हें हर जगह बदनाम कर दिया है। इसकी बात सुनकर मैं घबरा गई। बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे लोफर मंगेतर का नाम मेरे साथ जोड़कर हर किसी को बता रही थी कि ये किस कदर बुरे लोग हैं। इसकी बातें सुनने के बाद मैं रोती हुई प्रिंसिपल के ऑफिस चली गई और उन्हें सारी बात बताई। फिर सबके सामने उसने मुझसे माफी मांगी थी। उसने फिर मुझसे दोस्ती कर ली। मैं नहीं जानती थी कि वो आस्तीन का सांप है, वो भी मेरी दुश्मन है। उसने मेरे घर में भी आना जाना शुरू कर दिया था। एक दिन वो मेरे घर से बाहर निकल रही थी जब मेरा मंगेतर घर के अंदर दाखिल हो रहा था। मेरा मंगेतर लोफर था, लेकिन वो बेहद खूबसूरत था। हमारे खानदान में 18 साल की उम्र में ही लड़कियों की शादी करने का रिवाज था। मेरी उम्र 17 साल हो चुकी थी। मुझे पता था कि अगले साल तक मेरी शादी हो जाएगी। मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी शादी रुक जाए और मैं आगे पढ़ सकूं, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत तेज थी और मुझे यकीन था कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मुझे बस अपनी मम्मी पापा की इजाजत की जरूरत थी, लेकिन मैं इजाजत लेते हुए डर रही थी। अगले ही दिन मेरी होने वाली सास मेरे घर आई और वो मेरे रिश्ते की बात दोहराने लगी। अगले साल हमारी बेटी इस वक्त हमारे साथ होगी। इनकी बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ हो रही थी। मुझे इनके बेटे में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन एक बात जो मैं आजकल नोट कर रही थी वो ये थी कि मेरे मंगेतर ने अब मुझे तंग करना छोड़ दिया था। अब वो कॉलेज जाते हुए मेरा रास्ता नहीं रोकता था और ना ही मेरे घर में आकर मुझे छेड़ता था। ये बात मुझे थोड़ी हैरान कर रही थी, लेकिन मैं खुश थी। मैं समझ रही थी कि शायद वो सुधर गया है, लेकिन मामला तो कुछ और ही था। एक दिन मैं अपने होने वाले ससुराल गई हुई थी। इन लोगों के घर हमारा आना जाना था, क्योंकि पापा की इनके साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और मैं भी इनके घर चली जाया करती थी और मेरा मंगेतर भी मेरे घर आ जाया करता था। उस दिन भी मैं अपने होने वाले ससुराल गई हुई थी। मुझे अपनी होने वाली सास को कुछ सामान देना था। मैंने देखा कि मेरा मंगेतर छत पर बैठा फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ही खूबसूरत मुस्कान सजी हुई थी। मुझे देखकर उसने कोई जवाब नहीं दिया और दोबारा से फोन में बिजी हो गया। उसकी इस हरकत को देखकर मुझे बहुत हंसी आई, लेकिन मैं अपनी सास को सामान देकर घर वापस आ गई। 1-2 दिन के बाद मुझे फिर अपने ससुराल जाना हुआ। मैं भी गली में थी जब मुझे अपने मंगेतर के चलाने की आवाज आई। वो कह रहा था कि मैं किसी भी सूरत नूर से शादी नहीं करूंगा, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मेरी सास उससे कह रही थी, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, पहले तो तुम हर वक्त उसी का नाम लेते रहते थे, अब ऐसा क्या हो गया है जो वो तुम्हें पसंद नहीं
रही। मेरा मंगेतर बोला, मैं नहीं जानता, वो बस मुझसे बदतमीजी से बात करती है और मेरी किसी भी बात का सीधे मुंह जवाब नहीं देती। और मुझे ऐसी बीवी हरगिज नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो ऐसी बीवी चाहिए जो मेरी हर बात माने और मेरे साथ इज्जत के साथ बात करे। इसकी बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने तो कभी इससे बात ही नहीं की थी, बदतमीजी तो दूर की बात थी। मेरी सास उसे समझाने लगी और उससे मिन्नतें करने लगी, लेकिन वो किसी की कोई बात नहीं सुन रहा था। मैं सिर्फ ये सुनना चाहती थी, आखिर वो कौन है जिसके पीछे ये पागल हो रहा है, फिर मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी। जब मेरी सास ने मेरे मंगेतर से पूछा कि वो कौन है, उसका नाम सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे सर पर आसमान गिर गया हो। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी दोस्त मरियम थी। अब मुझे सारी कहानी समझ आ गई थी। यकीनन वो मुझसे बदला लेना चाहती थी, या वो ये समझ रही थी कि मेरा मंगेतर मुझसे छीनकर उसने मुझे हरा दिया है, जबकि उसने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया था। अब मैं उस वक्त का इंतजार कर रही थी कि कब मेरी सास आए और मंगनी तोड़ कर जाए। मंगनी टूटने के फौरन बाद ही मैंने अपने घर वालों को जज्बाती ब्लैकमेल करना था और आगे बढ़ने के लिए इजाजत लेनी थी। मेरी मम्मी काफी परेशान थी क्योंकि कुछ दिनों से मेरी सास ने हमारे घर आना बंद कर दिया था। न जाने ऐसी क्या बात है, पहले तो वो हमेशा यहीं पाई जाती थी। एक दिन मेरी सास घर के अंदर दाखिल हुई। वो शक्ल से काफी परेशान लग रही थी। वो जाकर मेरी मम्मी के पास बैठ गई और कहने लगी कि मुझे माफ कर दो। साथ ही साथ वो रोती भी जा रही थी। ये देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। वो अपने बेटे की वजह से कितनी मजबूर थी। औलाद अपने माँ बाप से न जाने क्या क्या करवाती है। फिर उन्होंने मेरी माँ को सारी बात बताई कि मेरा बेटा नूर से शादी करने के लिए राजी नहीं हो रहा। वो किसी और लड़की को पसंद करने लगा है और ना जाने वो लड़की कौन है। मैंने तो उसका नाम भी पहली बार सुना है। तभी मैंने अपनी सास को बताया कि वो मेरे कॉलेज में पढ़ती है। मेरी बात सुनकर मेरी सास हैरान हो गई थी कि तुम्हें कैसे पता। मैंने बताया कि मैंने सारी बातें सुन ली है। मेरे पापा ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ गए थे, लेकिन वो क्या कर सकते थे जब लड़का ही राजी नहीं था। हमारे घर शहर में भी था। मैंने पापा से जिद की कि हम शहर रहने के लिए चलते हैं। पापा मेरी बात मान गए थे। हम शहर चले आए थे। यहाँ आकर मेरी मम्मी ने एक सिलाई सेंटर खोल लिया था जो अच्छा चलने लगा था और हमारे घर के हालात अच्छे हो गए थे। मैंने अपनी मम्मी से मिन्नतें की कि मुझे आगे पढ़ना है। थोड़ी सी मिन्नतें करने के बाद मुझे आगे पढ़ने की इजाजत मिल गई थी। यूनिवर्सिटी की जिंदगी मेरे ख्वाब से भी ज्यादा खूबसूरत थी। अपनी ख्वाहिश पूरी हो जाने पर मैं बहुत खुश थी। वहाँ पर मेरी एक लड़के से मुलाकात हो गई। वो वैसा ही था जैसे मैं अपने लिए जीवन साथी चाहती थी। वो भी मुझे पसंद करने लगा। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देख लिया था। फिर धीरे धीरे मैं अपना मकसद भूलने लगी और जब उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो मैं खुशी खुशी मान गई थी। मेरी एक दोस्त ने मुझे समझाया कि तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, फिर कैसे इतनी जल्दी हामी भर सकती हो। मैंने उससे कहा कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और साथ में वो दिखने में ही अच्छे खानदान का लगता है। मेरी दोस्त मेरे पागलपन पर हैरान थी। फिर 3 सेमेस्टर के बाद ही मेरी दोस्त मुझसे अलग हो गई क्योंकि उसका दाखिला मेडिकल में हो गया था और वो यहाँ डिग्री मजबूरी में ले रही थी। मेरी दोस्त के अलावा मुझे समझने वाला कोई भी नहीं था। और फिर मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद आरिफ ने मेरे घर में रिश्ता भेज दिया। मेरे घर वाले ये रिश्ता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे क्योंकि आरिफ की माँ नहीं थी, सिर्फ उसकी एक बड़ी भाभी थी और उसकी बातों से लग रहा था कि पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ आरिफ की भाभी का ही राज है। लेकिन मैंने अपनी मम्मी पापा को मना लिया और यूं मेरी शादी आरिफ से हो गई। मैं अपनी पसंद की शादी पर बहुत खुश थी। आरिफ मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन इसके घर में जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आरिफ कोई भी काम अपनी भाभी की मर्जी के बगैर नहीं करता। रात को आरिफ ने मुझसे पूछा था कि हनीमून के लिए कहाँ जाना है। मैंने उसे मरी चलने का बोला था, लेकिन मेरी जेठानी ने सुबह उठते ही कह दिया कि अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं और फिर अपनी जेठानी के मुंह से ये लफ्ज सुनते ही आरिफ ने भी अपना प्लान बदल लिया था। उस दिन मैं आरिफ के साथ बहुत लड़ी थी। क्या तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकते हो? जबकि उसने मुझे खामोश करवा दिया। फिर धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि सब मेरी जेठानी के कब्जे में है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं उनका दिल जीत सकूं, लेकिन मैं उसमें नाकाम रही। शादी के 1 साल ऐसे ही गुजर गया, लेकिन मेरे घर में कोई औलाद नहीं हुई थी। आरिफ ने कभी भी मुझे इस बात का ताना नहीं दिया था, बल्कि आरिफ तो कहा करता था कि अभी तो हमारे खुद के हंसने खेलने के दिन है, अभी इतनी जल्दी बच्चा ना हो। लेकिन मेरी जेठानी उठते बैठते मुझे एहसास दिलाने लगी थी कि तुम्हारे अब बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि तुम 5 हो। और आज हमारी शादी को पूरे 2 साल गुजर चुके हैं और हमारा अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। इसलिए मैं अपने सारे टेस्ट करवाने आई थी, जिससे मैं सबको बता सकूं कि कमी मेरे अंदर नहीं है। मैं खुदा से दुआ कर रही थी कि मेरे अल्लाह मेरे अंदर कोई कमी ना निकले, लेकिन मैंने अपने आप से ये वादा भी किया था कि अगर कमी मेरे अंदर निकली
कि मैं सच में बांझ हुई तो मैं खुद ही आरिफ की जिंदगी से चली जाऊंगी, उसे दूसरी शादी की इजाजत दे दूंगी। ये सोचकर मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे जिस्म से जान निकल रही है। मेरी दोस्त ने मुझे समझाया और तसल्ली दी कि फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। थोड़ी ही देर बाद मेरी रिपोर्ट आ गई। मैंने कांपते हाथों से रिपोर्ट खोली, लेकिन मेरी खुशी की हद ना रही क्योंकि मुझ में कोई कमी नहीं थी। मैंने खुशी से अपनी दोस्त को गले लगा लिया और मैं घर वापस आ गई। आज मैं बहुत ज्यादा खुश थी। जैसे मैं घर में दाखिल हुई, मेरी जेठानी दोबारा से मुझसे सवाल जवाब करने लगी, लेकिन मैं खामोश रही और अपने कमरे में आ गई। अब मैं आरिफ का इंतजार करने लगी थी। मैं चाहती थी कि मेरा शौहर भी अपने टेस्ट करवा ले ताकि इसके बारे में भी पता चल जाए। रात को इसकी वापसी लेट हुई। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, मैं उठकर बैठ गई और बहुत ही खुशी खुशी बताने लगी कि मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। मेरी बात सुनकर उसने कुछ खास जवाब नहीं दिया और अपना कोट उतारने लगा। मैंने उसे अपनी रिपोर्ट दिखाई और कहा कि ये देखो, मैं बांझ नहीं हूँ। अब तुम भी अपने टेस्ट करवा लो ताकि तुम्हारे बारे में भी पता चल जाए। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखें कुछ देर के लिए गुस्से से लाल हो गई थीं और वो गुस्से से बोला कि तुम कहना क्या चाहती हो? क्या कमी मेरे अंदर है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? इसकी ये बात सुनकर मैं बुखला गई। मैंने आज से पहले उसको इतने गुस्से में नहीं देखा था। मैंने कहा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने टेस्ट करवा लो। अगर कुछ कमी हुई तो हम इलाज करवा सकते हैं। आरिफ कहने लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है टेस्ट करवाने की। कमी मुझ में नहीं बल्कि कमी तुम्हें है। हो सकता है कि तुम्हारी रिपोर्ट झूठी हो। बांझ मैं नहीं, बांझ तुम हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मेरे शौहर को क्या हो गया है और वो ये कैसी बातें कर रहा है। मैं रोने लगी तो वो घर से बाहर चला गया। उस दिन के बाद से मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ बहुत ही खराब हो गया था। वो मुझसे कोई भी बात नहीं कर रहा था, जबकि मेरे दिल में शक पैदा होता जा रहा था कि जरूर मेरे शौहर के अंदर ही कमी है जिस वजह से वो अपने टेस्ट नहीं करवा रहा। अगर उसमें कमी ना होती तो वो फौरन मेरे साथ चल देता, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इसने इस बात को अपनी शान का मसला क्यों बना लिया है। अब उसने भी मुझे बांझपन के ताने देना शुरू कर दिया था और साथ ही मुझे ये धमकी भी देता कि मैं जल्द ही दूसरी शादी कर लूंगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। कुछ दिन बाद मैंने अपने शौहर से दोबारा बात करने का सोचा, लेकिन वो मेरी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वो तो मेरी रिपोर्ट को ही झूठ कह रहा था। जबकि मुझे लग रहा था कि मेरा शौहर झूठा है। वो अपनी कमी छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। अब इस घर में मेरा दम घुटने लगा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं, लेकिन मैं अपने घर जाकर अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन मैं अपनी सहन में बैठी हुई अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। शाम का वक्त था। थोड़ी ही देर बाद मेरे शौहर को घर वापस आ जाना था, लेकिन अब मुझे उसके वापस आने की कोई खुशी नहीं होती थी। अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं हैरान हुई कि इस वक्त कौन आ गया। जब मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी जिसने अपने चेहरे पर निकाब किया हुआ था। उसकी आंखों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जबकि हाथ में उसने एक बच्चा उठा रखा था। वो बच्चा जोर जोर से रो रहा था। मैंने उससे पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? उसने बच्चा मेरे सामने किया और कहने लगी, तुम्हारे शौहर ने मुझ पर बहुत जुल्म किया है। इसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई और उसे कहने लगी, क्या मतलब इस बात का? पहले मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। मैं इसके चेहरे पर पड़ा निकाब खींचने लगी। वो कह रही थी कि मैं तुम्हें ना कहती थी कि तुम्हारा शौहर जल्द ही तुमसे तंग आ जाएगा और दूसरी औरत के पास चला जाएगा। अब पता नहीं तुम्हारे शौहर का ये बच्चा जायज भी है या नाजायज है। चलो कोई नहीं, वो जल्द ही इससे शादी भी कर लेगा, या हो सकता है पहले से उस लड़की से शादी कर रखी हो। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत ही बेबसी का एहसास हो रहा था। वैसे भी मैं काफी दिनों से देख रही थी कि मेरा शौहर फोन पर देर रात तक बातें किया करता था और बात करने के दौरान उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट होती थी, लेकिन मैंने कभी भी उस पर शक नहीं किया क्योंकि मैं जानती थी कि आरिफ मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता। दूसरा, उसने रात को भी लेट आना शुरू कर दिया था। अब मेरे शौहर को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। यही सोचकर आंसू खुद ब खुद मेरी आंखों से बहने लगे। मैंने तो अपने शौहर से हमेशा मोहब्बत की और हमेशा उसके साथ वफादार रही, लेकिन मेरे शौहर ने क्या किया था? मेरा शौहर बिल्कुल भी माफी के काबिल नहीं था। अब मैं बहुत ही बेसब्री से अपने शौहर का इंतजार कर रही थी और जैसे ही मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ, मैं शुरू हो गई। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? वो बहुत थका हुआ था। मेरी बात सुनकर चिढ़ गया और कहने लगा, क्या बकवास कर रही हो? मैं बहुत थक गया हूँ, जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। उसकी बात सुनकर मैं बोली, आज एक लड़की तुम्हें खोजते हुए घर आई हुई थी। मेरी बात सुनकर उसने चौंक कर मुझे देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन लड़की? मैंने कहा, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी हकीकत मुझे पता नहीं चलेगी? अब अगर तुमने और कोई बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मेरे शौहर ने गुस्से से कहा, सीधे सीधे बताओ
आखिर मसला क्या है। तब मैंने उससे बताया कि उस लड़की ने हाथ में बच्चा उठा रखा था, उसने बच्चा मेरे सामने किया और बोली तुम्हारे शौहर ने मुझ पर जुल्म किया है, यकीनन वो तुम्हारी ही कोई जानने वाली होगी और वो बच्चा भी तुम्हारा ही होगा। मेरे ये कहने की देर थी कि मेरे शौहर ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और बोला अगर इसके बाद तुमने कोई भी बकवास की तो अभी के अभी तुम्हें घर से निकाल दूंगा। और ये सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। फिर उसके बाद मैं और मेरा शौहर एक दूसरे से बिल्कुल ही रिश्ता खत्म कर चुके थे। एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद भी एक दूसरे के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करते थे और ना ही एक दूसरे से कोई बात करते थे। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, मुझे अपने पेट में दर्द महसूस हो रहा था और ये दर्द अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरा शौहर मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो उसने कहा कि आपकी बीवी का अच्छे से चेकअप करने के बाद ही बता सकते हैं कि क्या मसला है। और जब डॉक्टर ने मेरे सारे टेस्ट किए तो जो खबर मुझे सुनने को मिली तो वो सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे सर पर कोई आसमान गिर पड़ा था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि कोई आपको दवाइयां दे रहा है ताकि आपका बच्चा ना हो सके। मेरा सबसे पहले शक मेरी जेठानी की तरफ गया। मैंने डॉक्टर को कहा कि मेरे शौहर के इस बारे में कुछ भी ना बताना। डॉक्टर ने शौहर को यही कहा कि कोई गलत चीज खा ली है जिसकी वजह से पेट में दर्द हो गया है। अब मैंने अपनी जेठानी का बनाया हुआ खाना खाना छोड़ दिया। एक दिन मैंने अपनी जेठानी को अपने दूध में कुछ मिलाते हुए देख लिया था जिससे मेरा शक और भी पक्का हो गया था। एक दिन मेरे माँ बाप ने मेरी और मेरे शौहर की दावत रखी। मम्मी पापा के घर से लौटकर जब मैं और आरिफ घर में दाखिल हुए तभी मेरी जेठानी की आवाज हमारे कानों में पड़ी। वो किसी लड़की से बातें कर रही थी। उस लड़की की पीठ हमारी तरफ थी इसलिए उसका चेहरा भी नहीं देख पाई थी। वो कह रही थी कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द नूर को अपने रास्ते से हटा दूंगी और तुम्हारी शादी मैं आरिफ से करवा दूंगी। मैं उसे दवा दे रही हूँ, उसे इसके घर में बच्चे नहीं होंगे और बहुत जल्दी आरिफ नूर को छोड़ देगा। लेकिन तुम्हारा ड्रामा सबसे अच्छा था, कैसे तुमने नूर को बेवकूफ बना दिया और नूर ये समझने लगी कि वो औरत आरिफ की बीवी है और वो बच्चा उसका है जबकि वो तो तुम ही थी। ये कहकर वो दोनों ताली मारकर हंसने लगी। मैंने आरिफ को देखा। आरिफ खामोश नजरों से मुझे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी तासुरात नहीं थे। मैं खुश थी। खुदा का शुक्र है कि मेरी जेठानी का असली चेहरा आरिफ के सामने आ गया। जब हम अंदर हॉल में गए मैं देखना चाहती थी कि मेरी जेठानी आरिफ के साथ किस लड़की की शादी करवा रही थी और उस लड़की पर निगाह पड़ते ही मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थी। ये तो मेरे कॉलेज में पढ़ने वाली मरियम थी जो इससे पहले मेरे मंगेतर को फंसा चुकी थी और अब मेरे शौहर के साथ मेरे रिश्ते खराब करने आ गई थी। जब मेरी जेठानी ने देखा कि आरिफ को सारी हकीकत पता चल चुकी है तो वो हड़बड़ा गई थी और नजरें चुराने लगी थी। आरिफ तो कुछ भी नहीं बोले लेकिन मैंने अपनी जेठानी से कहा भाभी अब कुछ भी छिपाने से फायदा नहीं है, सारी सच्चाई अब खुल चुकी है। आखिर मरियम तुम तक कैसे पहुंची, मरियम का और तुम्हारा क्या रिश्ता है। तब मेरी जेठानी ने बताया कि मरियम इनके एक दोस्त की बेटी है। मरियम तुमसे नफरत करती है और तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हर खुशी को मिटा देना चाहती है क्योंकि तुमने मरियम की जिंदगी में अंधेरा भर दिया था। मैं हैरान और परेशान कभी मरियम को तो कभी अपनी जेठानी को देख रही थी। मैंने कहा कि मैंने तो मरियम के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। तब उसने बताया कि मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वो मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ता था। उसका नाम अली था। अली भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था लेकिन जैसे ही तुमने कॉलेज में दाखिला लिया उसकी मोहब्बत मुझसे कम होने लगी थी और वो तुम्हारा दीवाना बन बैठा था। एक दिन मेरी और उसकी इसी बात पर लड़ाई हो गई थी। उसने साफ साफ कह दिया था कि वो नूर से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और वो उस दिन तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने आ रहा था लेकिन रास्ते में ही उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मेरी जिंदगी से खुशियां उसी दिन रूठ गई थी जब अली इस दुनिया से गया था। मैंने सोच लिया था कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हर खुशी को मिटा कर रहूंगी और इसलिए मैंने तुम्हारे मंगेतर को अपने प्यार के जाल में फंसाया और तुम्हारी मंगनी उससे तोड़वा दी। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम और आरिफ एक दूसरे से मोहब्बत करते हो और तुमने शादी भी कर ली है तो मेरे अंदर नफरत की आग फिर से भड़क उठी थी। बाद में मुझे पता चला कि आरिफ की भाभी मेरी मम्मी की सहेली है और फिर मैंने तुम्हारी जेठानी के जरिए तुम्हें रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। तुम्हारी जेठानी भी तुमसे नफरत करती है और तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती है इसलिए वो मेरे प्लान में बहुत ही खुशी से शामिल हो गई थी। आरिफ ने नफरत भरी निगाह अपनी भाभी पर डाली थी और भाभी से कहा मैंने तो आपको माँ का दर्जा दिया था और आपने मेरी ही खुशियों को आग लगाने के बारे में सोचा। आप जानती है ना कि मैं नूर से कितनी मोहब्बत करता हूँ और आप मुझे और नूर को अलग करना चाहती थी। मेरे शौहर ने फिर कोई भी बात नहीं की और कमरे में चला गया। बाद में मेरे शौहर ने मुझसे अपने रवैये की माफी मांगी। मैंने उससे अपनी सारी रिपोर्ट के बारे में बताया। उसने कहा कि तुमने मुझे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया। मैं कहने लगी कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते क्योंकि पहले भी तुम मेरी रिपोर्ट के बारे में मुझे झूठा
ठहरा चुके थे। और फिर अगले ही दिन आरिफ ने वो घर छोड़ दिया और मुझे लेकर अलग घर में रहने आ गया। और फिर 1 साल के बाद ही मैंने एक बेटे को जन्म दिया। खुदा ने हमारी फैमिली को पूरा कर दिया था और आज मैं खुशी खुशी आरिफ के साथ और अपने बच्चे के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।